Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 4 Human Development and covered almost topics. And guys, हमने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस को स्टार्ट किया एंड हमने 3 स्टेजेस को कवर कर लिया, प्रीनेंटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज एंड चाइल्डहुड स्टेज. So guys, today we will be talk about the stage of adolescent, adulthood and old age. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is adolescent stage. एडोलेसेंट स्टेज से पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो का रिव्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने प्रीनेंटल स्टेज, सेकंड इज इन्फेंसी स्टेज एंड थर्ड इज चाइल्डहुड स्टेज को कवर किया. प्रीनेंटल स्टेज जहाँ पे बच्चा अपने मदर के वोम में होता है, कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कौन सा न्यूट्रिशन लेंगे जिससे बच्चे का डेवलपमेंट इफेक्ट होता है. ये डेवलपमेंट 40 वीक या 9 मंथ का ये पीरियड होता है, राइट. इन्फेंसी स्टेज में रैपिडली चेंज आते हैं आफ्टर बर्थ 2 या 3 ईयर में, जहाँ पे पियाजे के कॉन्सेप्ट की भी हमने बात की थी. थर्ड स्टेज आती है चाइल्डहुड स्टेज में. चाइल्डहुड स्टेज में क्या है, ये स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस है जहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इसमें मॉरल डेवलपमेंट होता है, जहाँ जहाँ पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चे खुद के बारे में समझते हैं. यहाँ पे गुड और बैड का कॉन्सेप्ट भी समझने स्टार्ट कर देते हैं. फोर्थ स्टेज आती है एडोलेसेंट स्टेज, जहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और अपने जो भी थॉट्स प्रोसेस होते हैं उनके बारे में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके लिए राइट है, क्या उनका रॉन्ग पाथ है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, राइट. ये एडोलेसेंट स्टेज है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर मैंने भी, अपने पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने, सब ने यही स्टेजेस से होकर पास ऑन किया है. ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एडोलेसेंट जो वर्ड है, लैटिन वर्ड के एडोलोफियर मीन्स दैट टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी. एडोलेसेंट की जब स्टेज में आते हैं 10 प्लस होती है, 10 प्लस या 11 प्लस की हम बात करें, जहाँ पे क्या है एडोलेसेंट की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मैच्योरिटी को एक एडोलेसेंट ग्रो अप करना स्टार्ट करता है. एडोलेसेंट इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ द लाइफ that begins at the onset of puberty. एक कॉमनली अगर हम डिफाइन करें इस स्टेज को तो onset of puberty, जहाँ से puberty स्टार्ट होती है, जब एक एडोलेसेंट के अंदर सेक्सुअली मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है और वो रिप्रोड्यूस को अटेन करने की एबिलिटी को अटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस, राइट. इट इज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ पर्सन लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड है जिसके बीच में क्या चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ये पीरियड होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड, राइट. रैपिडली चेंज आते हैं इस स्टेज के अंदर. बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल आर बोथ. बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस होंगे, जो बेबी बॉडी का वेट हो रहा है या स्किन कलर, बॉडी में जितने भी इंक्रीज हो रही है बॉडी साइज, वो सारी चेंजेस क्या है इंडिविजुअल में हमें एक जैसा ही मिलता है, वो यूनिवर्सल होता है. बट साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं डिपेंड ऑन द कल्चर कॉन्टेक्स्ट, वो अपने एडोलेसेंट के एक्सपीरियंस और कल्चर पर डिपेंड करता है, राइट. अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया को क्या कंफ्यूजन या प्रॉब्लमेटिक कल्चर बोला गया है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स को कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाती है, थॉट्स उनके कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हैं, है ना. वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करें, जहाँ पे एडोलेसेंट वही है, बायोलॉजिकल चेंजेस उसमें सेम हुए हैं, बट साइकोलॉजिकल जो भी थॉट है वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग बोल रहे आप अडल्ट की तरह बिहेव कर रहे हो. अगर 10 प्लस है तो वो अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर रहा है. तो यहाँ पे कल्चर टू कल्चर डिफर करता है कि अपने थॉट प्रोसेस को वो किस तरीके से रेफर करेगा, राइट. सो गाइस, एडोलेसेंट की स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, राइट. Puberty or sexual maturity marks the end of the childhood and signifies the beginning of adolescence, which is characterized by physical changes in both growth rate and sexual characteristics.
मीन्स दैट जहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपकी चाइल्डहुड स्टेज है वो एंड हो रही है, जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो फिजिकल ड्रामेटिक चेंजेस आने वाले हैं, वो आपकी बॉडी के ग्रोथ रेट और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ग्रो अप करेंगे, राइट। और जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी इज नॉट ए सडन इवेंट बट इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जो प्यूबर्टी है कोई एकदम से नहीं आ जाती है, एक प्रोसेस है अपना, राइट। हार्मोनल रिलीज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, जो भी हार्मोनल रिलीज होते हैं उन हार्मोन के कारण, उन हार्मोन के थ्रू बॉडी के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट जो रिप्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है रिप्रोडक्शन से, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेकेंडरी में बॉयज एंड गर्ल्स में चेंजेस आते हैं। बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी वॉइस में हैवीपन आना, उनकी वॉइस जो है वो हैवी होने लगती है, राइट। ये 12 to 13 में होता है। बट गर्ल्स के अंदर बिफोर मीनार्क के आने से पहले सबसे पहले उनकी हाइट में ग्रोथ होती है 10 to 11 में, जबकि बॉयज़ के अंदर 12 से 13 होता है, राइट। It is normal to have variation in pubertal sequence. ये pubertal sequence होता है वो नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल होता है, बट वेरिएशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2 बॉयज है या 2 गर्ल्स है, राइट। 2 बॉयज के अंदर pubertal sequence क्या है, उनमें बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे, फिजिकल चेंजेस हो गए, साइकोलॉजिकल भी चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस क्या है, पहले भी हो सकते हैं और कुछ को बाद में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं अपने अपने जेनेटिक पे एंड इन्वायरमेंट फैक्टर पे। इन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो में जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट का इफेक्ट एक बच्चे पर, उनके डेवलपमेंट पे कैसे होता है, हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो डिपेंड करता है उसके अंदर जेनेटिक और उनके इन्वायरमेंट पे, राइट। अगर एक कोई एग्जांपल ले कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो मिनार्की है वो डेक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे गुड न्यूट्रिशन और मेडिकल केयर ज़्यादा प्रोवाइड होने लगी है, राइट। अगर हम रिच फैमिली या एफएन फैमिली की बात करें तो वहाँ पे जो मिनार्की पहले आता था 10, 11, 12 साल में आ रहा था, अभी वो 8, 9, 10, 11 में आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे मेडिकल केयर ज़्यादा प्रोवाइड होने लगी है, वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन है वो अच्छा होने लगा है, एज कम्पेयर टू पुअर फैमिली जहाँ पे मिनार्की लेट हो रहा है, और एज कम्पेयर टू रिच फैमिली जहाँ पे मिनार्की जल्दी आ रहा है। ये अपने अपने वेरिएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ऐसे ही प्रोसेस से होता है, ओके। अब नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल चेंजेस। एक एडोलेसेंट के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे होता है? यहाँ पे इंक्रीज होता है उनका जो इंटरेस्ट होता है अपोजिट सेक्स की तरफ, इंक्रीज बढ़ जाता है, राइट। न्यू अवेयरनेस आती है, सेक्सुअल फीलिंग यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। द इंक्रीज अटेंशन सेक्सुअलिटी इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस taking place at the emphasis on the sexuality by peers, parents and society। यहाँ पे एक इंडिविजुअल खुद के बायोलॉजिकल चेंजेस को क्या है एक्सपीरियंस करता है, और दूसरे से क्या है अपने सोसाइटी से, अपने पेयर्स से, अपने पेरेंट्स से वो क्या होता है एम्फेसाइज देना स्टार्ट कर देता है, राइट। मैनी एडोलेसेंट ऐसे हैं जहाँ पे सेक्स के बारे में या सेक्स की एजुकेशन के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल रहता है एक सेक्स का इस एज में आके, कि यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे से इस सेक्स के टॉपिक से डिस्कस करने में बहुत बार डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि उनसे कैसे बात की जाए। और यहाँ पे जो एडोलेसेंट होते हैं उनको भी ये बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ये चीज़ क्या होती है, सेक्सुअल जो उनके बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी में एकदम से चेंजेस आने लग गए, उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है,
ये बहुत सारे एडोलेसेंट के मन में क्वेश्चंस होते हैं और वहीं उनके पेरेंट्स भी उनके साथ डिस्कस करना नहीं चाहते कि जिसकी वजह से एडोलेसेंट में और पेरेंट्स में भी बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिससे एडोलेसेंट एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से अब रिसेंटली टाइम की बात करें तो एक सेक्स का जो भी एक बड़ा रोल निकले एज की और काफ़ी डिसीज को फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो एक तरीके से खुल कर एक एडोलेसेंट के साथ एक फ्रेंडली एक पेरेंट्स या टीचर या कोई कजन, अगर एक फ्रेंड के साथ अगर हम एडोलेसेंट से बात करेंगे तो ये जो कम्युनिकेशन आया है एक पेरेंट्स में टीचर में, तो गैप को कम किया जा सकता है। क्योंकि इस स्टेज पे आके एडोलेसेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि उनमें समझ नहीं आता, उनमें जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी उनके फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली चेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, समझ नहीं आता। इसलिए उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना ही वो समझा पाते, ना ही वो समझ पाते। इसलिए कहा जाता है कि एक स्टेज हो या कैसे स्टेज हो, पेरेंट्स टीचर कजन फ्रेंड्स एक दूसरे का हमेशा एक दोस्त की तरह बात करें, जिससे एक एडोलेसेंट अपने व्यू अपनी जो भी बातें हैं वो एक्सप्रेस कर सके, जिसकी वजह से कोई कम्युनिकेशन ना आए। ओके गाइस, एडोलेसेंट के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। मीन्स दैट कॉग्निशन, उसकी जो मेंटल प्रोसेस है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो क्या है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इस लेवल पे आके आते, राइट। इसके अंदर जो भी एक एडोलेसेंट के जो थॉट है, जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर रहा था, जो भी उसकी लॉजिकल थॉट है, वो मोर देन हाई लेवल होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एडोलेसेंट आइडियलिस्टिक हो जाता है, उसके खुद के जो थॉट है कि हाँ ये ऐसे मुझे करना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी करने से मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ये काम करूँगा तो मुझे पनिश मिलेगी, मतलब इस तरह से वो थॉट्स आते हैं उसके माइंड में। दूसरा, उसके बारे में क्या सोच रहा है, अपनी पढ़ाई के बारे में वो क्या सोच रहा है, वो मेरी फ्रेंडशिप को लेकर क्या सोच रहा है। यहाँ पे खुद के थॉट, खुद की थिंकिंग और दूसरों की थिंकिंग भी समझना स्टार्ट कर देता है। उसका जो भी हायर मेंटल प्रोसेस है यहाँ पे वो अच्छे से पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, राइट। उसके अंदर सोशल अवेयरनेस आती है कि सोसाइटी के प्रति जो लोग हैं उनकी थिंकिंग कैसी है, मेरी थिंकिंग कैसी है, क्या मेरी थिंकिंग उसके साथ मिल रही है या नहीं मिल रही। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से रहते हैं, राइट। पियाजे ने इस तरह की एक्टिविटी को क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट बोला है, जो 11 to 15 ईयर तक की होती है। हमने 4 स्टेजेस की बात की थी अपने लास्ट 2 वीडियोस में। फर्स्ट थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट। यहाँ पे कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन क्या रहता है, खुद का खुद के साथ, हाँ उसके पेरेंट्स को हर जगह उसको भेज देते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स जाने नहीं देते, राइट। ये खुद का दूसरों के साथ कंपैरिजन करता है। यहाँ पे पेरेंट्स के साथ कंपैरिजन करता है कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे कहीं जाने नहीं देते, मुझे घर के अंदर रखते हैं, मुझे हर बात पे रोक टोक करते हैं, राइट। और उसके पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए फ्रीडम देते हैं, राइट। यहाँ पे आइडियलिस्टिक, स्टैंडर्ड, एब्सोल्यूट सब कुछ आता है इसके अंदर। यहाँ पे एडोलेसेंट कंपैरिजन खुद का अपने फ्रेंड्स के साथ करता है, पेरेंट्स का भी क्या है यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है, राइट। इन कंट्रास्ट ऑफ द ट्रायल एंड एरर अप्रोच को यहाँ पे यूज करता है एडोलेसेंट। यहाँ पे जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, मोर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व करता है। इस तरह की प्रोसेस को पियाजे कॉल्ड दैट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोला है, राइट। लॉजिकल थॉट होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है उसकी मोरल रीजनिंग के साथ। मोरल रीजनिंग में क्या आता है, मोरल थिंकिंग आर शो सम फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी उसकी मॉरलिटी, जो भी उसकी थिंकिंग है, मॉरली है, वो क्या है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है, राइट। यहाँ पे जो भी एडोलेसेंट के पास एक्सप्लोर कोर्स के ऑप्शंस होते हैं, राइट, उसके वो यहाँ पे डिसाइड करता है अपना पर्सनल मोरल कोड। यहाँ पे पर्सनल मोरल कोड क्या है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, खुद का पाथ यहाँ पे डिसाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड्स स्मोक लेते हैं, क्या मुझे भी स्मोक लेनी चाहिए, यहाँ पे वो डिसाइड करता है, ये उसका पर्सनल मोरल कोड है कि क्या मुझे भी स्मोक लेनी चाहिए,
सभी एग्जामिनेशन के अंदर आंसर को कॉपी करते हैं, क्या ये एथिक है या नहीं। इस तरह से वो क्या है, क्वेश्चनिंग करता है खुद के साथ भी, और वो एथिकली क्या है, अपना पर्सनल मोरल कोड डिसाइड करता है, राइट। डेविड एल्काइड ने एडोलेसेंट में ईगोसेंट्रिज्म का एक मेन कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर डेविड एल्काइड ने 2 कंपोनेंट बताए। फर्स्ट इज इमेजिनरी ऑडियंस एंड सेकंड इज पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस क्या है कि दूसरा पर्सन मुझे कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। उसके लिए ऑब्जर्व एक इमेजिनेशन ऑडियंस बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ ये सोचा कि मेरी शर्ट पे कहीं इंक गिर गई तो सामने वाला पर्सन सब मेरे बारे में कैसा लड़का है किसने अपनी शर्ट पे इंक गिरा दी, है ना, राइट। सेकंड, अगर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के फेस पे कहीं भी पिंपल हो रहा है तो अपने फेस को कहीं ना ऐसे छुपाएंगे, कहीं ना बालों से छुपाएंगे, कैसे भी तरीके से अपना वो पिंपल को छुपाएंगे, कोई मास्क करके रखेगा कहीं उसको कोई नोटिस ना करे, है ना। वो होता है इमेजिनरी ऑडियंस, राइट। सेकंड आता है पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मीन्स दैट आर द यूनिकनेस, यूनिक होना, राइट। यूनिकनेस, अकेला बैठना, यूनिकनेस होना कि मीन्स दैट कि आप लोग उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाओगे। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि हाँ, यू डोंट अंडरस्टैंड टू मी, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरी फीलिंग को ही नहीं समझता, आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। वो क्या है, यूनिकनेस। यहाँ पे एडोलेसेंट की कॉन्सेप्ट क्या है, एक यूनिकनेस और इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन, 2 टाइप के कंपोनेंट बताए। इस तरीके से बच्चे के अंदर एक एडोलेसेंट में क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ओके। द नेक्स्ट इज फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। एक एडोलेसेंट अपनी आइडेंटिटी को भी फॉर्म करना चाहता है। वो चाहता है मैं कौन हूँ, मेरी भी एक आइडेंटिटी, खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, राइट। आइडेंटिटी इज हु यू आर एंड व्हाट योर वैल्यूज इन कमिटमेंट एंड बिलीफ आर। क्या तुम कौन हो, तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारे बिलीफ क्या है। वो खुद के साथ क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, राइट, मुझे कौन से सब्जेक्ट में कौन सी स्टडी करनी चाहिए, राइट। वो खुद के साथ ही क्या है, क्वेश्चन करता है। यहाँ पे जब भी एडोलेसेंट अपने पेरेंट्स से एक सेपरेट रिलेशन होता है, राइट, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जाते हैं तो उसमें यहाँ ये इसका बेटा है या इनके बेटे हैं या इनकी बेटी है, एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है उनके पेरेंट्स से। वो कुछ चाहते हैं उनकी भी कोई आइडेंटिटी हो। यहाँ वो आइडेंटिटी बना नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे फॉर्म करना चाहते हैं, राइट, कि अपने पेरेंट्स से ही हाँ ये इनका बेटा है, यस इनकी बेटी है, तो वो क्या पेरेंट्स से ही उनकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, राइट। यहाँ के अंदर इस आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है डिटैचमेंट प्रोसेस। डिटैचमेंट प्रोसेस क्या है, जो वो प्रोसेस जहाँ के पर्सन कहाँ अपने फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस। कौन सा मेरे में चेंजेस आ रहा है, मेरे जब साइकोलॉजिकल चेंजेस आया है, बायोलॉजिकल चेंजेस आया है, मोरालिटी आई है, थिंकिंग डेवलपमेंट हो रही है, ये सारा प्रोसेस क्या है, डिटैचमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर जब एक एडोलेसेंट अपने आप को जानने लगता है, अपने पेरेंट्स से, अपने खुद से, अपने पेयर से, जब वो खुद की एक ऐसी चीज़ें जान पाता है जिससे वो एक्सेप्ट ना कर पाए या उसके साथ कोप अप नहीं कर पाए, तो उसको क्या है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, वो कंफ्यूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को आइसोलेटेड कर पाता है। आइसोलेटेड कर पाते ये कॉन्सेप्ट दिया था एरिक्सन ने, राइट। आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट एरिक्सन ने दिया, राइट। अगर वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी चीजें, जो बातें अपने आप के साथ कॉप अप कर लेता है, तो वो क्या है, एक न्यू सेल्फ डेवलपमेंट होती है। अगर वो कॉप अप कर ली, कॉप अप हो गया, तो न्यू सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट होगी। अगर वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी कंफ्यूजन होगी और आइसोलेटेड हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, घूमेगा नहीं, फिरेगा नहीं, चुपचाप सा रहेगा, जो जिस वर्ड को एरिक्सन ने आइसोलेटेड वर्ड दिया।
राइट। थर्ड आता है डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। अब डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या है? कई बार एक एडोलेसेंट क्या करता है, वो पूरी तरह से क्या है, डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे। नहीं, ये तो मेरे पापा मम्मी कर लेंगे, ये मुझे करना नहीं, ये मेरे पापा मम्मी अपने आप कर देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कई बार वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है, या हर बात मुझे पूछ के करनी पड़ती है, क्या मेरी भी कुछ है, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मैं जा सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो एक तरफ से वो फ्रीडम चाहता है और एक तरफ से वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, राइट। थर्ड नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएशन बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी। अब ये फ्लक्चुएशन क्या है? जहाँ पे जब एक एडोलेसेंट अपनी स्टडी में या कोर्स में कोई पार्ट में अगर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर ले तो वो अच्छा फील कर पाता है उसके अंदर, हाँ मैंने कर लिया, मैंने अपने आप से किया, वाह वाह, खुद को अप्रेजल देता है। अगर वहीं पे वो काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या है, इनसिक्योरिटी आना स्टार्ट हो जाता है, वो खुद के बारे में नेगेटिविटी भी सोचने लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन रहता है इनके बीच में फ्लक्चुएटिंग होता है, राइट। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एक एडोलेसेंट पे, उसका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, किस तरह की वो फैमिली में रह रहा है, उसकी हिस्ट्री कैसी थी, राइट। क्या उसकी फैमिली चोर टकेरों वाली या फिर उसकी फैमिली रिच फैमिली वाली है, कैसी है, ये सारा डिपेंड करता है उसकी, या फिर वो उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना। ये सारे फैक्टर्स क्या है एक एडोलेसेंट पर इफेक्ट करती है, राइट। यहाँ पे एक और क्या रहता है, जो भी पीयर्स होते हैं, जो एडोलेसेंट होता है वो अपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने पीयर ग्रुप के साथ स्पेंड करता है, क्योंकि वो स्कूल में सबसे ज़्यादा रहता है, अपनी कोचिंग सेंटर में सबसे रात को ही घर में आता है, तो सबसे ज़्यादा वो क्या है अपने पीयर्स के साथ रहना पड़ता है। यहाँ पे इंक्रीज इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड पीयर्स, पीयर्स के साथ जब वो रहता है तो उसका सपोर्टिव रहता है, एक्सेप्टेंस करता है हर चीज़ों को लेके। अगर वही पीयर्स वो कई बार गलती बता दे या फिर कुछ कह दे तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ हो जाता है, अगर पेरेंट्स को कुछ कह दे तो वो पीयर की तरफ हो जाता है। यहाँ पे एक तरह का क्या है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है यहाँ पे एक एडोलेसेंट, राइट। वोकेशनल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, वो खुद के बारे में ग्रो करना चाहता है, ठीक है, उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सिक्योर होना स्टार्ट करता है, वो अपने गोल्स को सेट करना चाहता है, रियलिस्टिक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे डिफर करता है कल्चर टू कल्चर, कुछ कल्चर में एक एडोलेसेंट को फ्रीडम दी जाती है, जो उसका मन करे वो आगे जाके पढ़ सकता है, राइट, वो उसका अपना ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है। वहीं दूसरा कल्चर की बात करें जहाँ पर उसको ऐसी कोई फ्रीडम नहीं मिलती, जहाँ पे उसकी अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपने अचीवमेंट के अकॉर्डिंग उसको कोई भी सब्जेक्ट चूज करने को मिले, जिसकी वजह से क्या है उसको अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। वो क्या है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से क्या है उसको कोई फ्रीडम नहीं मिलती, वो उसको डिसीजन मानना पड़ता है, राइट। ये कल्चर टू कल्चर डिफर करता है, वोकेशनल फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल स्कूल के अंदर स्कूल काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से अगर जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक एडोलेसेंट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। सो गाइस, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म करता है, यहाँ पे एक एडोलेसेंट पूरी तरीके से सीख लेता है, ना कि यहाँ पे एडोलेसेंट क्या करता है अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करता है, यहाँ पे खुद के बारे में ही वो जानता है। इट इज द फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट इज सम मेजर कंसर्न। ऐसे कौन कौन से मेजर कंसर्न है जो एक एडोलेसेंट अपनी लाइफ में फेस करता है, इंक्लूड भी हो सकता है, राइट। वल्नरेबल पीरियड की अगर बात करें, अगर एडोलेसेंट जब आप या मैं या कोई भी अपने जब अडल्टहुड के स्टेज में आ जाता है तो अपने एडोलेसेंट की ईयर्स को रिकॉल करें तो वहाँ पे कब वो अनसर्टेनिटी था, कब वो अनफेथ था, राइट, कब वो ओकेजनली पर लोनलाइनेस था, क्या उस टाइम पर वो कैसा फील कर रहा था। अगर हम रिकॉल की बात करें तो वो एक वल्नरेबल पीरियड है इस टाइम का। पीयर इन्फ्लुएंस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो कैसी है, अगर आप अपने पीयर ग्रुप में पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट करता है। अगर कोई पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है,
अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो उनका ग्रुप है, अगर उनके साथ रह रहे हो, उनके साथ खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ भी रहे हो, एक्टिविटी, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट करेगी वो चीज़। अगर वही चीज़ आप नेगेटिव इफेक्ट कैसे करेगी, अगर वो एडोलेसेंट अपना पीरियड ग्रुप नहीं पढ़ने वाला है, सारे दिन बातें करेगा, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, या पढ़ाई से दूर रह रहा है, भाग जाता है, ये कर लेता है, तो ये चीज़ भी उसके एडोलेसेंट पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट करेगी, राइट। कई बार एडोलेसेंट अपने पेरेंटिंग के जो भी रूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। यह बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रोल बनता है एक एडोलेसेंट की लाइफ में। 3 मेजर ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक एडोलेसेंट को अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। डेलिक्वेंसी मीन्स दैट वैरायटी ऑफ बिहेवियर, किस टाइप का वो बिहेवियर कर रहा है, लीगल ऑफेंस कैसा है, टू क्रिमिनल एक्ट, राइट, रैंकिंग फ्रॉम सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यहाँ पे ऐसे बिहेवियर जो सोसाइटी के अगेंस्ट ऐसे बिहेवियर करते हैं जहाँ पे वो क्रिमिनल एक्ट करते हैं, रैगिंग करते हैं, घरों में जो चोरी डकैती कर लूट मार करते हैं, ऐसे बिहेवियर सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जिनकी वजह से एक बच्चे के अंदर क्या है, एक नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी आने लगती है, कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाता है, अचीवमेंट उस लेवल की लो हो जाती है, जहाँ पे उसका ट्रस्ट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, मेन बात क्या था, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के कारण भी ये चीज़ें एक एडोलेसेंट को फेस करनी पड़ती है, या जहाँ पे पेरेंट्स का घर में अगर फाइटिंग चल रही है, या पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से भी वो ऐसे क्रिमिनल एक्ट करने को भी मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं और बच्चा है, आपसे बात करना चाहता है, उसको कहीं पार्टी में जाना, कोई फ्रेंड्स की पार्टी है, उसको जाना, उसको पैसे चाहिए, अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, हर बार उसको आप इग्नोर कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, जिसकी वजह से एक तरह से जाके वो क्या है, एक ऐसे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कर लेते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, जिसके वो क्या धीरे धीरे ऐसे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है, ये पीयर प्रेशर के कारण हो सकता है एक बार चोरी कर ले, नहीं हो सकता वो दोबारा ऐसा करे। ये पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, अगर पीयर प्रेशर ना हो तो उसकी वजह से ऐसा बिहेवियर ना भी हो, राइट। ये डेलिक्वेंसी एडोलेसेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अगर इसको डेलिक्वेंसी को अगर कम करना चाहे, तो रिड्यूस करना चाहे, तो हम क्या चेंज इन देयर पीयर ग्रुप, हम अपने पीयर ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी या सोशल के थ्रू हम अवेयरनेस हो सकते हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। हमारी जो फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ हो सकता है, हम अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एटीट्यूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे हमारा डेलिक्वेंसी जो चैलेंज है उसको हम कम फेस करना पड़े, राइट। इट इज द डेलिक्वेंसी। सो गाइस, सेकंड मेजर चैलेंज ऑफ एडोलेसेंट, सब्सटेंस अब्यूज। कई बार एक एडोलेसेंट क्या है, अपने स्ट्रेस को, अपनी डिफिकल्टीज को रिड्यूस करने के लिए भी स्मोकिंग, ड्रग, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप ड्रग्स या स्मोक लो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ये इंटरफेयर विद डेवलपमेंट स्टेज एंड डिसीजन। जब आपकी स्टेज और आपके डिसीजन के साथ भी ये स्मोक, ड्रग क्या है, सबसे बड़ा इफेक्ट करती है। रीजन, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के कारण भी क्या एक एडोलेसेंट क्या है, ड्रग या अल्कोहल को लेना स्टार्ट करता है। कई बार वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, मैं रिच फैमिली से हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, उसके दिखाने की वजह से क्या है, एडोलेसेंट क्या है, ड्रग्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। पीयर प्रेशर में क्या रहता है कि अगर अरे यार पी ले, इसे कुछ नहीं होता, तो बहुत मॉडर्न फैमिली का नहीं है, तो इस तरह का नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या है, अपने आप को दिखाने के लिए वो ड्रग्स का यूज़ कर लेता है, राइट। जब वो ड्रग या अल्कोहल, स्मोकिंग का यूज़ करता है तो एडोलेसेंट सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव होना स्टार्ट होता है, एग्रेसिव हो जाता है, डिप्रेसिव होता है, लो एस्टीम उसका हो जाता है और लो अचीवमेंट भी उसका होता है। ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है, राइट।
जब हमें इन ड्रग्स को, स्मोक को, पूरे सब्सटेंस अब्यूज को रिड्यूस करना है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप को बनाएंगे, उसके साथ अपनी रैपो बनाएंगे, राइट। इस तरीके से क्या उसका ड्रग अब्यूज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक एंटी ड्रग प्रोग्राम चलाया गया इन सोसाइटी के अंदर, 4th लेटर एंड एजुकेशन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जिसकी वजह से क्या है, जहाँ पे जो ड्रग अब्यूज ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, नॉकटिंग ले रहे हैं, इन चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसकी वजह से जो इन चीज़ों से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या इंक्लूड हो रहे हैं, जिनको उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको बचाया जा सके, राइट। फर्स्ट इज डेलिकेंसी, सेकेंड इज सब्सटेंस अब्यूज। ओके, सो गाइस, थर्ड मेजर चैलेंज ऑफ एडोलेसेंट ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड सेकंड इज बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जहाँ पे खुद के साथ क्या है, खाना नहीं खाते, बिल्कुल अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, ठीक है। वो जो खाना खाते हैं ओनली जो उनकी बॉडी को स्लिम थे, ओनली वही फूड को खाते हैं जिससे उनके फैशनेबल इमेज को बनी रहे, वो इस तरह का डिसऑर्डर होता है। सेकंड आता है बुलिमिया। बुलिमिया इट इज द बिंज एंड पर्च ईटिंग पैटर्न होता है, जहाँ पे एक पर्सन, एक एडोलेसेंट इतना खाना खाता है कि जिससे उससे वॉमिटिंग आ जाए, ताकि वो अपने आप को स्लिम रखे, यही, या फिर वो अपना है पूरे दिन का फास्ट रखता है, वो एक तरह का डिसऑर्डर होता है। ये सबसे ज़्यादा अर्बन सिटीज के अंदर फीमेल में होता है एज कम्पेयर टू मेल। ये एक तरह का डिसऑर्डर फीमेल में सबसे ज़्यादा पाया गया है। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीट एडोलेसेंट स्टेज, जहाँ पे हमने एडोलेसेंट के फिजिकल, उसके कॉग्निटिव, जहाँ पे एडोलेसेंट अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करता है, और सबसे बड़े 3 चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंट। फर्स्ट इज डेलिकेंसी, सब्सटेंस अब्यूज एंड थर्ड इज ईटिंग डिसऑर्डर। आई होप आपको एडोलेसेंट स्टेज समझ में आया होगा। So guys, the next stage is adulthood stage. adulthood stage एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे 20+ स्टेज मान के चले, जहाँ पे एक पर्सन, एक अडल्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, सेल्फ सपोर्टिव होता है और वेल इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी में होता है, राइट। वहाँ पे जहाँ पे वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, उसका जॉब प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसका सब्जेक्ट का जो चूज हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है, स्कूल में, अपनी वर्क लाइफ में, अपने घर में किस तरीके का वो रिलेशनशिप चाहता है, किस तरह की उसकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या है, एक अडल्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, राइट। यहाँ पे जब वो जॉब के अंदर आता है, कुछ ऐसे अडल्ट्स होते हैं जो अपने टाइम के पहले ही अडल्ट का रोल प्ले करने स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अपने टाइम के बाद पर अपना अडल्ट का रोल प्ले करते हैं, राइट। जॉब, मैरिज, स्टडीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं तो वो अपनी जॉब को सर्च करते हैं कि हाँ मुझे जॉब करना है, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है। वो एक तरह की थिंकिंग करना स्टार्ट किया, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, राइट। जॉब मिल गई, शादी करनी है, अपनी फैमिली बनानी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो इस तरह की वो क्या, उसकी थिंकिंग पूरी तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब उनको जॉब मिल जाती है तो फाइनेंशियल वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना ही जो भी अर्न किया है कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको सेविंग करके रखना है, किस तरीके से उसको सेल करना है, इस तरह से वो पूरी चीज़ों के पूरा फ्यूचर को वो सिक्योर करना स्टार्ट कर देता है, राइट। अर्ली अडल्टहुड की एज के अंदर 2 मेजर टास्क आते हैं जहाँ पे वो एक्सप्लोर करते हैं जो भी अडल्ट की लिविंग लाइफ है, जितने भी डेवलपिंग लाइफ स्ट्रक्चर है उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है, राइट। करियर एंड वर्क के अंदर क्या है, यहाँ पे अडल्ट अपने ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं, जो भी करियर थीम होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। यहाँ पे जो भी जब अपनी वर्क लाइफ के अंदर एंटर करता है तो हर किसी के साथ उसका चैलेंज रहता है, राइट। एडजस्टमेंट का चैलेंज रहता है, बॉस का, एम्प्लॉयमेंट के साथ कैसे उसको साथ रहना है, किस तरीके से जॉब के अंदर उसके साथ उसको व्यवहार करना है, किस तरीके से उसको मैच्योरिटी व्यवहार रख के रहना है,
मतलब इस तरह की खुद के साथ दूसरों के साथ क्या है, चैलेंज रहता है उसका, राइट। सेकेंड आता है मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली। मैरिज में क्या है, जब शादी हो जाती है, जब आप मैरिज लाइफ के एंटर करते हो, तो आप अपने कपल के बारे में लाइक, उसकी डिसलाइक, उसका टेस्ट, उसके थॉट्स, उसकी जो भी थिंकिंग है, किस तरह से वो हर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है, किस तरीके से वो सोच रही है, यहाँ पर एक दूसरे को आप जानते हो। जब आपके अंदर बेबीज को लेके फीलिंग आती है, एक फीलिंग डेवलप होती है, तो अगर कोई हैप्पी कपल होगा तो उसका बेबी भी हैप्पी होगा। अगर उसका कपल हैप्पी नहीं, अनहैप्पी रहता है, तो उसका बेबी भी अनहैप्पी होगा। अगर वहीं पर भी अगर दोनों कपल वर्किंग लाइफ में है और बेबी की फीलिंग को लेकर है, तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें भी एक्सप्लोर हो जाती है जब एक अडल्टहुड की स्टेज में आता है। ओके, जब अपने स्पाउस की फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में किसी की डेथ हो जाए, तब एक पेरेंट सिंगल चाइल्ड का भी रोल निभाता है, राइट। कैसे करता है, अगर वो अपनी वर्किंग लाइफ में है तो अपने बच्चे का जो भी पालन पोषण होगा, जो भी उसका स्कूल का होगा, जो भी उसका होमवर्क का होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सिंगल पेरेंट से उठाएगा, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स, अगर उसके फादर या मदर नहीं है तो उसकी देखरेख उसी को करनी है। इस तरीके का भी एक पेरेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल, एक अडल्ट के अंदर आ जाता है, राइट। अब उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं अडल्टहुड में। फिजिकल चेंजेस कब आते हैं, मिडल अडल्टहुड के अंदर फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। कैसे आते हैं, जहाँ पे मैचुरेशनली चीज़ें चेंजेस हो रही है, जहाँ पे जो अडल्टहुड में जब से बड़ा होता जा रहा है, बूढ़ा भी होएगा, उसमें क्या डेक्लाइंस आना स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल चेंजेस डेक्लाइंस हो रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं फेस पर, राइट। एंड सेकेंड क्या होगा, उसके हेयर हैं जो ब्लैक वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, नीज में पेन हो रहा है, राइट। सबसे बड़ा रोल क्या होता है, उसकी मेमोरी डेक्लाइन हो रही है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी का सबसे बड़ा रोल है, जिसके एक अडल्ट के अंदर डेक्लाइन होती है। कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये डेवलपमेंट डिक्रीज होता है एक एज में आते आते, राइट। अब क्या बात कर रहे थे हम, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। मैचुरेशनल जो भी चीज़ें थी, नीज में पेन हो जाएगा, रिंकल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉग्निटिव इफेक्ट भी होगा, कॉग्निशन एबिलिटीज में भी चेंजेस होगा। कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स दैट हमारी जो भी मेमोरी है उसमें भी इफेक्ट करेगी। ये सारे चेंजेस एक एज के अंदर देखने को मिलते हैं, अडल्टहुड स्टेज में। ओके गाइस, आई होप ये अडल्टहुड स्टेज पे आपको समझ में आया होगा। ओके, सो गाइस, लास्ट स्टेज ऑफ द ओल्ड एज। ओल्ड एज की एज मान के चले हम 60 या प्लस मान के ओल्ड एज की चले, राइट। एज ऑफ रिटायरमेंट वॉज लिंक्ड टू ओल्ड एज। ओल्ड एज को इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए लिंक किया गया है रिटायरमेंट की। अगर रिटायरमेंट की एज हो गई तो वो इंसान बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, राइट। नाउ पीपल रिटायरिंग, चेंजिंग, वर्किंग इन लाइफ। अब क्या आज के टाइम पे क्या है, जो भी चेंजेस आ रहा है रिटायरमेंट में, वो क्या है, वर्क लाइफ में चेंज हो रहा है। वो आज के रिटायरमेंट पहले 60 थी, उसके बाद 62 हुई, 65 तक रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई, ठीक है। ओल्ड एज इज मूविंग अपवर्ड। जो भी ओल्ड एज की एज है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, राइट। द इमेज ऑफ ओल्ड एज इज चेंजिंग इन सर्टेन वेज। 70 जब आप क्रॉस कर लेते हो, कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ओल्ड एज के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, राइट। कहीं भी जाना हो पहले तैयार हो जाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं। वो डिपेंड होते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे। जब वो अपने अर्ली अडल्टहुड के बाद अर्ली ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो वो एक तरह से अपने बच्चों पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उन पर डिपेंड रहता है, उनकी हेल्थ केयर कैसी है, डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, सपोर्ट सिस्टम होता है,
राइट। एक्सपेक्टेशन क्या आता है, उनके बच्चे उनके हिसाब से चलेंगे, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करेंगे, है ना। उनके जो बेटे के बच्चे हैं वो भी उनके हिसाब से चले, है ना, जो बोलूँ वो करना। मतलब एक तरह का क्या है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है ओल्ड एज के पीपल में। और सपोर्ट सिस्टम उनका हर तरह से चाहिए कि मैं सपोर्ट करूँ या मुझे सपोर्ट चाहिए, राइट। कई बार रिटायरमेंट का क्या है ओल्ड एज पीपल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब नेगेटिव इफेक्ट कैसे होगा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि नेगेटिव इफेक्ट है, जॉब नहीं है, वो काम भी नहीं है, तो आराम से घर पर बैठे रहेंगे, कहीं जाना नहीं आना नहीं, तो एक तरह से उसकी फिजिकली हेल्थ और मेंटली हेल्थ पर भी क्या है इसका इफेक्ट पड़ता है। नाउ दिस इज द एज ऑफ द ओल्ड एज। आई होप आपको तीनों स्टेजेस आपको समझ में आई होगी। एडोलेसेंस, नेक्स्ट इज अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, राइट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।